जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो वैसे ही मैं बता दूं कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो करंट पढ़ने के बाद करंट डेंसिटी पढ़ना होता है। तो करंट डेंसिटी होता क्या है? ठीक है, करंट डेंसिटी करंट से ही रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को जितना करंट पास करके जाएगा वो उसकी करंट डेंसिटी कहलाएगी। डेंसिटी से तो मीनिंग पता चल रहा है कि कुछ गिवन यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, कितना अमाउंट होता है। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम की जगह हम क्रॉस सेक्शन लेंगे। तो जैसे अपने पास ये कंडक्टर मान लो, दिस इज जस्ट लाइक कंडक्टर। कंडक्टर इसी तरीके का होता है, सिलिंड्रिकल होता है। जब भी कंडक्टर की बात की जाए तो तुम्हारे दिमाग में रहे 99% कुछ नहीं बोला जाएगा तो वो सिलिंड्रिकल होगा। सिलिंड्रिकल का मतलब उसकी लेंथ होगी, उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो लेंथ तो ये वाला पार्ट होता है, ये जो तुमको सामने से दिख रही है, और क्रॉस सेक्शन ये होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन हमेशा तुम लोगों को दिखाई पड़ेगा सर्कुलर। ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर। ठीक है ना, बस इतना याद रखना। तो देखो करंट डेंसिटी स्टार्ट करते हैं। दिस इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है दिस इज जे इज इक्वल्स टू आई ओवर ए, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन, ये सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने ना थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें मान ली हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि करंट की डायरेक्शन नहीं होती थी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमें कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। तो पुरानी कहानी है। ठीक है, जैसे पहले एज्यूम किया हुआ है उसी तरीके से एज्यूम करके आगे की एक्सप्लेनेशन चलेगी। ठीक है, तो देखो करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाऊँ, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन। सिलिंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा? ठीक है, दोनों क्रॉस सेक्शन ए मान लो, सिलिंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर। ठीक है, तो अगर मान लो इससे करंट ये पास कर रहा है, ठीक है, और इससे करंट पास कर रहा है ये, तो इससे करंट ज़्यादा पास कर रहा है। ये जो डॉटेड है ना, ये करंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है 7 डॉट। 7 डॉट का मतलब हुआ कि ज़्यादा करंट पास कर रहा है, और उतने ही क्रॉस सेक्शन से यहाँ पे कम करंट पास कर रहा है। तो डेंसिटी का मीनिंग होता है कि कितना पास वहाँ पे मैटर है। यहाँ पे करंट की बात चल रही तो कितना पास करंट है। क्लोज है तो डेंसिटी ज़्यादा, दूर दूर तो डेंसिटी कम। तो ऐसा समझ लो अगर गिवन क्रॉस सेक्शन दिया जाएगा ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई ज़्यादा तो जे ज़्यादा। ठीक है, तो गिवन के लिए अब अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन तुम निकाल लोगे, डायमेंशन भी यहाँ पे लिख दूँ मैं, छोटी सी बात है। डायमेंशन आ जाएगी एम्पियर ए, दिस इज L-2। ठीक है, एरिया के L² ऊपर आके -2। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी की डेफिनेशन होगी। दिस इज करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो देखो अगर दिस इज जे इज इक्वल्स टू आई ओवर ए को ऐसे देखा जाए तो आई इज इक्वल्स टू आएगा जे डॉट ए। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है सेम, इसकी डायरेक्शन सेम अलोंग करंट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम चीज़ों को अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं और उसी से कहानी चलती। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है ना, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। और दूसरा होगा आई इज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। ठीक है, तो सबसे पहली बात करंट डेंसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करंट देगा। ठीक है, तो अगर दिस इज, अगर मान लो जे इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तब तो ये डेफिनेशन लगा दो, और अगर जे इज इक्वल्स टू वेरिएबल है तो ये तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, कि अगर
कुछ कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लगाई जा सकती है, और कुछ वेरिएबल होता है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन होता ही होता है। ठीक है, इस तो लिख के ले लो बिल्कुल। ठीक है, अगर कहीं वेरिएबल आएगा तो इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई होकर स्केलर दे रहे हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई होकर स्केलर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी तुमको पता चला कि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, तो करंट कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। ठीक है, तो तुमको तो स्केलर ही याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अब काम करते हैं आगे। अगर मान लो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन, अगर j इज इक्वल टू दे दिया दिस इज 2i प्लस 3j। ठीक है, करंट डेंसिटी वेक्टर दे दिया और एरिया वेक्टर दे दिया 3i माइनस 2j। ठीक है, और कहा करंट बताओ। ठीक है, उस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से इतना अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी हो रहा है फ्लो, तो करंट कैलकुलेट करो। तो करंट कैलकुलेट करना कितना आसान है, अगर तुमको डेफिनीशन याद है। अगर तुमको डेफिनीशन याद है कि वहाँ पे करंट डेंसिटी और एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो। दिस इज 2i प्लस 3j इंटू 2i प्लस 3j 3i माइनस 2j। बोलो, तो यहाँ से करंट कितना आया, डॉट प्रोडक्ट में i को i से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आया, और माइनस का 6 आया, तो 0 हो गया। तो जो भी आया वो, जो भी आंसर है वो हो गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी ये वेक्टर, करंट डेंसिटी वेक्टर, एरिया वेक्टर दिया जाए तो तुमको याद होना चाहिए करंट निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें ये कांस्टेंट दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं वेरिएबल पे दे रहा हूँ, वेरिएबल पे अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। ठीक, वेरिएबल पे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो वेरिएबल का केस ले रहे हैं। मान लो j इज इक्वल टू 2 प्लस 3r दे दिया, दिस इज करंट डेंसिटी इन दिस इज वेरिएबल, वेरिएबल इज लाइक r। ठीक है, और r क्या है, r मान लो कि ऐसे कोई सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, मतलब सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, और उसकी एक्सिस से डिस्टेंस r है ये। ठीक है, एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, r। तो कहा है कि r डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, r डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। ऐसे तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा, तुमको क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन तो हम बना रहे हैं। ठीक, तो r बता दिया, r क्या है, r एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, और टोटल रेडियस क्या है, टोटल रेडियस कैपिटल R। ठीक है, तो कहा इससे टोटल करंट बताओ, टोटल करंट। तो एक बात तो कन्फर्म कि करंट डेंसिटी वेरिएबल है, तो करंट कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3r, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट dA। dA कितना हो जाएगा, एक काम याद कर लो, dA होगा ऐसे, r डिस्टेंस पे आओ और ये होगा dr। मतलब इस तरीके से करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो r डिस्टेंस पे ये वाला पार्ट दिखेगा, r डिस्टेंस पे, तो वो ये दिखा r डिस्टेंस पे, मतलब ये ऐसा होगा ऐसा। ठीक है, इस तरीके से होगा, तो तुमको सामने से इधर से कैसा दिखेगा, इस साइड से, इस साइड से कैसा दिखेगा, ऐसे, ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सर्कुलर, सर्कुलर दिखेगा। तो थिकनेस थोड़ी सी हो जाएगी, दिस इज जस्ट लाइक दिस, ऐसे थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, तो वो आ गई dr। ठीक, तो j की वैल्यू रख दो। अच्छा, j और dA सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अभी तक तो सेम डायरेक्शन में ही चलेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, करंट डेंसिटी भी। ठीक है, ऐसे करके फ्लो करेगी अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो वहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा तो करंट डेंसिटी वही आ जाएगी, 2 प्लस 3r, यहाँ से 2 पाई r dr। अब तुम्हें मल्टीप्लाई कर लो, पाई इधर ले लो, इंटीग्रेशन पाई लिया, दिस इज 4r प्लस 6r स्क्वायर इंटू dr, लिमिट्स 0 से r। अब कर लो इंटीग्रेट, कितना आ जाएगा, पाई 4r स्क्वायर बाई 2 प्लस 6r क्यूब बाई 3, लिमिट्स 0 से r, तो पाई 2r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब।
ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, दिस इज करंट। ठीक है, तो इस तरह ये वहाँ तुमको देखने को मिलेगा करंट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, देखो इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं। वेरिएबल है तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन के लिए ये तुमको लिखना आना चाहिए, डी ए तुमको लिखना आना चाहिए। तो डी ए पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना, अगर तुम डी ए पे थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो मतलब कभी भी जे इज़ द फंक्शन ऑफ आर एक्स ऐसे करके दिया जाएगा तुमको। ठीक है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जे इज इक्वल टू दे दिया ए आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर से ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट डेंसिटी एक्सेस से वही डिस्टेंस आर है, दिस इज द डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस। तो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस। अगर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस है तो तुमको फिर से करंट कैलकुलेट करना है, और करंट कैलकुलेट करना है तो वही। ठीक है, करंट निकालो, मैं इसमें थोड़ा सा बदल के पूछ ले रहा हूँ कि करंट कैलकुलेट करो फ्रॉम r/2 टू r/3। एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी पॉसिबिलिटी भी है आने की। ठीक है, r/2 से r/3 तक। तो अब तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा इक्वेशन को। ठीक है, क्योंकि एकदम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए आर स्क्वायर, वही 2πr dr, तो 2π आर क्यूब इंटीग्रेशन dr, 2π आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 r/2 से r/4 कर लो, सॉरी ऐसा कर लो, r/3 से r/2, मतलब कम से थोड़ा ज़्यादा लो, लिमिट्स लेने का ये तरीका है। ठीक है, तो r/3 से r/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज πa/2 r की पावर 4/16 माइनस r की पावर 4/81। ठीक है, एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करना होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी करंट डेंसिटी की इक्वेशन दी जाए तो तुम्हारे लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान तरीका है, ऐसे करके सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कर लो। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कर लो। ठीक है, अब देखो मान लो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कहीं पे करंट डेंसिटी दी है जे इक्वल टू J0 1 माइनस स्मॉल r ओवर कैपिटल R, ऐसे दे दी। R वंस अगेन, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल। 99% तुम्हारे लिए वायर कैसा दिया जाएगा, सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो तुमको वो बोल दिया जाएगा, तो वो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, और R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ दैट वायर। ठीक है, रेडियस है, तो फिर से करंट कैलकुलेट करना है। तो I इज इंटीग्रेशन ऑफ J0 1 माइनस स्मॉल r ओवर कैपिटल R 2πr dr, लिमिट्स 0 से r, J0 2π r माइनस r स्क्वायर बाय r, लिमिट्स 0 से r। इंटीग्रेशन तो सबको आता है, r से मल्टीप्लाई r स्क्वायर, अभी बचा है इंटीग्रेशन लिमिट्स लगाने से पहले। ठीक है, तो ये हो गया J0 2π, कर लो इंटीग्रेट, दिस इज r स्क्वायर बाय 2 माइनस r क्यूब बाय 3 r, लिमिट्स 0 से कैपिटल R। ठीक है, ये लिमिट्स थी। ठीक है, तो बेसिक है बिल्कुल, लेकिन तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाय 3, एलसीएम लो 6 आएगा, 6 3 यहाँ 2 यहाँ 1, तो आया J0 2π, दिस इज r स्क्वायर बाय 6, तो J0 पाई r स्क्वायर बाय 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो मैंने तुम्हें करंट डेंसिटी पे भी 3-4 क्वेश्चन कराए, वेरिएबल पे भी, ठीक है, एक कांस्टेंट पे कराया। तो तुम देख लेना, तुम्हें करंट डेंसिटी कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, और फंक्शन दिया जाएगा तो उसमें आर की लिमिट्स दे दी जाएंगी, लिमिट्स इधर से उधर कर दी जाएंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो बस इतना समझना है कि इंटीग्रेट करना है। बस एक थोड़ा सा अलग और कराना चाहता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को तुम देख लेना थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो इसको मिटा दिया, 5वां क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। 5वां क्वेश्चन कुछ ऐसे है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। कहीं पे करंट डेंसिटी दे दी, दिस इज ए ई की पावर, मान लो जे इज इक्वल्स टू, इक्वेशन दे दी ए, जे इज इक्वल्स टू ए ई की पावर बी एक्स, ठीक है, एंड दिस इज एल। देखो इस बार मैंने ना सिलिंड्रिकल, देखो कंडक्टर कैसा भी हो सकता है लेकिन 99% सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी हम इधर उधर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने दे दिया जो कंडक्टर है ना, वो ऐसा सिलिंड्रिकल नहीं है जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा बनता है। कभी तुमने ऐसा देखा है? ऐसा होता है चौकोर सा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब तुमने लकड़ी के वो देखे होंगे, लकड़ी के बने हुए वो आते हैं, ठीक है, लंबी लंबी लकड़ी होती है रखी हुई, ठीक है। वो कैसी होती हैं? इस तरीके का शेप होता है, मतलब साइड से देखो ऐसे, तो ऐसा ही लंबा लंबा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शन कैसा है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम के, ठीक है, जो जो एक तरीके से जब एल्यूमिनियम एक जो आयरन बन के आता है, नया आयरन या नया एल्यूमिनियम बन के आता है, तो वो इसी तरीके का फॉर्मेट होता है उसका, ठीक है ना, वो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। कभी कभी सर्कुलर होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, जो भी बोला जाए जैसा भी, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एज, ठीक है। तो तुमको करंट निकालना है कि इसमें से कितना करंट जा रहा है। देखो ये हो गया x, ये हो गया छोटा सा dx, ठीक है, ये छोटा सा क्या हो गया dx। फिर से वैसे ही एलिमेंट मानना। तो देखो करंट कितना आएगा, फिर से करंट कैलकुलेट करना है इसमें भी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन। तो i इज इक्वल्स टू कितना आया, इंटीग्रेशन j डॉट डी ए, वो तो सेम डायरेक्शन में ही आता है। तो j a e की पावर बी एक्स इंटू डी ए मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला केवल, ठीक है, छोटा सा क्रॉस सेक्शन। जैसे उसमें 2πr dr करके लिया था सबसे पहले, तो इसमें ये वाला क्रॉस सेक्शन केवल, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन बनेंगे सारे, ठीक है। ये वाला क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, ये आएगा l इंटू डी एक्स। ये वाला क्रॉस सेक्शन कितना आया, ये लाइन कितनी l और ये लाइन कितनी dx, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आया l dx, ठीक है। अब तुम सॉल्व करो और लिमिट्स लगा दो 0 से l तक, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ से आगे a l e की पावर bx, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और 0 से l लिमिट्स लगा दो, तो a l ओवर b e की पावर एल एक्स माइनस e की पावर 0, दिस इज a l ओवर b e की पावर एल एक्स माइनस 1, ये आंसर है, ठीक है। तो अभी ये चारों क्वेश्चन बैठ के आराम से सोचना, ठीक है। कंसेप्ट सब में एक जैसा ही है, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन को बदल दिया है, और क्वेश्चन को स्लाइटली बदलोगे तो क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो बस क्रॉस सेक्शन ध्यान रखना है, क्रॉस सेक्शन कितना होता है एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर वेरिएबल का केस आता है तो एक तो ये है कि करंट डेंसिटी तुमको कोई ना कोई फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से पहला हिंट मिल जाएगा, पहचान लोगे कि इंटीग्रेशन j डॉट डी ए वाली इक्वेशन लगेगी।
जे और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट यूँ हट जाता अपने आप से, डॉट प्रोडक्ट हमको देखने की ज़रूरत होती नहीं। ठीक, फिर उसके बाद जो डी ए वो लेने का तरीका है, तो अगर अब तुम लर्न कर लो, तुम मतलब इसको डिवाइड कर लो एक तरीके से, तुम कह दो कि अगर वहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा तो 2πr dr करके आएगा, अगर ऐसा आएगा तो ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा तो एल डी एक्स करके आ रहा है, दिस इज एल, दिस इज डी एक्स। ठीक है, तो फॉर्मेट को डिवाइड कर लो, ठीक है ना। अब देखो, अब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो एक बात समझ लो, जो कोई भी कंडक्टर होता है, अगर किसी भी कंडक्टर को हम देखें तो अगर कोई भी कंडक्टर है तो मैं बता दूं कि अगर तुमने उसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही कंडक्टर में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम में बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग टेम्परेचर उससे एनर्जी लेने के बाद और उस अपनी थर्मल एनर्जी के कारण वो घूमेंगे फिरेंगे, रैंडम मोशन करते हैं, और उनकी जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट काइनेटिक एनर्जी और उनकी जो स्पीड होती है, आरएमएस स्पीड जिसको बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा तो ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो कम। ठीक है ना। तो सिमिलरली जब कोई भी ऐसा कंडक्टर होता है कि मान लो हमने उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, रैंडमली कहीं रखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिमिलरली टू द लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन एनी कंटेनर, वो फ्री होते हैं और रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो उनका बिहेवियर कुछ उसी तरीके का होता है। ठीक है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जो थर्मल स्पीड होती है वो 10⁵ के आसपास होती है। लेकिन अगर तुम उसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, तो कनेक्ट करने के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो ठीक है, तो जब तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बोला जाएगा कि तुमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया उस कंडक्टर में। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं, ये क्या है। मान लो अपने पास ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को तुमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दिस इज़ हायर पोटेंशियल, दिस इज़ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो पॉजिटिव वाले मान लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव इधर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, एवरेज थर्मल velocity of electrons in absence, average thermal velocity of electron in absence of electric field is 0, u1 plus u2 plus u3 and so on divided by n, that is equal to 0. This is u1 u2 u3, ये इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है 0 इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, ऐसे जाता है, फिर 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 ऐसे। तो कहने का मतलब ये ऐसे 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 करते हुए जाता रहता है। ठीक है, और जाने के बाद इसका, और अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से चला और यहाँ आ गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब घूम फिर को वो वहीं आ जाता है। ठीक है ना, तो घूम फिर के वहीं आ जाता है। और अगर मान लो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा है 0, ठीक है,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये कहानी कुछ ऐसी बन जाती। अगर तुमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो इधर चला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से चलेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये होता है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 है, ठीक है। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टू अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और नेट डिस्प्लेसमेंट आने की वजह से क्या होता है, हम बोलते हैं कि वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो होता क्या है कि रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, आपस में जो आयंस से टकराते हैं, ठीक है, इस तरीके से घूमते रहते हैं और अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस करते हैं। तो लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है वो उन्हें टेम्परेचर से मिलती रहती है, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो उनकी थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। थर्मल स्पीड लिख लो, थर्मल स्पीड इज़ वेरी लार्ज। This is approximate 10⁵ meters per second and this is due to temperature। टेम्परेचर के कारण, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो थर्मल स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन थर्मल स्पीड तो ठीक थी, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आया, 0। कौन से वाले डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लगाने वाले, तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। तो कहने का मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, ठीक है। तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही कहानी होती है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस पर फोर्स लगा ई, एक्सीलरेशन आया E/m, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे V1 = U + A τ1, V2 = U2 + A τ2, V3 = U3 + A τ3 एंड सो ऑन। ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जब तुम बैटरी लगाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, उससे एक्सीलरेशन आता है, तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी कंपोनेंट आ जाता है। ये तो U1 तो पहले से था, U1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, U1 वो वाली वेलोसिटी जो थर्मल वेलोसिटी थी, ठीक है। तो उससे तो मूव कर ही रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आता है, तो वो उसी में जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास ये एक्स्ट्रा फैक्टर आता जाएगा, ठीक है, हर एक, ठीक है, उसके पास। अब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो नेट एवरेज वेलोसिटी आती है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन वी applies द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे Vd = दिस इज V1 + V2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। तो Vd = वैल्यू रख दो ये सब यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, U1 + U2 + U3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n प्लस ये एक्सीलरेशन E/m और ये
टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये मैंने चुपचाप ये सारी वैल्यू उठा के वहाँ रख दी, नीचे सब में एन है तो इसके नीचे भी आया, उसके नीचे भी आया, ये साइड में आ गया। तो वी डी इज इक्वल्स टू 0 प्लस ई टाउ ओवर एम। ठीक है, अब तुम एक बात समझो, ठीक है, कि एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर देखा जाए तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्मेट में बनेगा माइनस। माइनस क्यों बनेगा, अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो माइनस, वैसे मैग्नीट्यूड तो ई ओवर एम है, क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो एक्सेलरेशन इधर। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस लगाओ, फिर यहाँ भी माइनस लगाओ, तो वी डी इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्मेट आएगा माइनस का ई टाउ ओवर एम। और ये जो टाउ है दिस इज टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एन। दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ई टाउ ओवर एम। देखो क्या, अब थोड़ी सी कहानी समझ लो, थोड़ा सा लेंथी सा लगता है और कुछ है नहीं। देखो कहानी ऐसे समझो, पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी थर्मल स्पीड से मूव कर रहे थे, तो उनकी थर्मल वेलोसिटी कंसीडर कर ली। थर्मल वेलोसिटी, अब मान लो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कुछ एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ कि एक्स्ट्रा वेलोसिटी कंपोनेंट आया, फाइनल वेलोसिटी सबकी आ गई, सारे इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी लिख लो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। अब हर एक इलेक्ट्रॉन कुछ अलग अलग टाइम के लिए एक्सेलरेट होगा, इसलिए वो जो टाइम है वो T1 T2 T3 करके लिया गया है। ठीक है, वो अलग अलग टाइम लिए गए हैं, हो सकता है कोई आधे सेकंड के लिए, कोई 1 सेकंड के लिए। ठीक, फिर एवरेज वेलोसिटी जो है, ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये सबका एवरेज, जो वेलोसिटी कंपोनेंट ऐड होने के बाद वो सारी वेलोसिटी को ऐड करते हैं, देन दैट एवरेज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वो सबका एवरेज निकाल डाला, एन फैक्टर को एन से डिवाइड कर दो, वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये टर्म तो जीरो था ही पहले से ही। ठीक है, और ये तो माइनस क्यों आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक्सेलरेशन इधर, इसलिए वेक्टर रिलेशन माइनस। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। अब देखो, तो ये सबका जोड़ जाड़ के निकाल दिया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज इसलिए क्योंकि अब वहाँ पे कोई 1 2 4 5 इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं कि सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे भाई, वहाँ पे तो कम से कम 10⁻20 के आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट थोड़े किया है। हाँ, तो उनमें जो अंतर होता है, उनके जो रिलैक्सेशन टाइम में जो टाइम होता है, उस टाइम में अंतर बहुत माइन्यूट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसलिए एवरेज निकाल लेते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो एवरेज निकाल डाला तो उन सबका जोड़ जाड़ के एवरेज आ गया। ठीक है, मान लो 50 है तो 50 का जितना आया उन सबको जोड़ा और 50 से डिवाइड कर दिया, तो वो जो टाइम आया वो सबके लिए उसी टाइम को दे देते हैं। ठीक है, मान लो किसी के लिए 50 आया, किसी के लिए 51 आया, किसी के लिए 49 आया, ऐसे बहुत सारे आए, किसी के लिए 49.5 51.5 50.5, तो सबका एवरेज निकाल लिया 50 हो, तो लगभग 50 के आसपास ही आएगा, तो वही सबको दे देंगे, हम कहेंगे ये ठीक है। ठीक है, तो वो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक की बात नहीं है ना, 2 4 6 10 होते तो अलग अलग लिख भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो 10⁻20 होंगे ना, इसलिए ये काम करना पड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी डी इक्वल्स टू ई टाउ ओवर एम आ गया। ठीक है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो एक बात क्लियर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ ओवर एम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम लिख लो, दिस इज द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन। रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए, रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन। टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन। ठीक है, और एक होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कभी कभी, बहुत रेयर कोई बात कर दी मीन फ्री पाथ की, वैसे तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में, अब देखो होता क्या है, थोड़ी सी और कहानी समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण।
अब एक्सेलरेट होता है तो एक्सेलरेट होने के बाद आगे जाके वो किसी आयन से टकराता है, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आयन्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयन्स, तो किसी आयन से टकराया है, टकराने पे के बाद क्या होता है कि अपनी जो उसने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको लूज़ कर देता है। लूज़ करने के बाद फिर से अपनी थर्मल वेलोसिटी पे आ जाता है, फिर थर्मल वेलोसिटी में फिर लगातार जो फोर्स तो लग ही रहा है तो फिर से एक्सेलरेट होता है, फिर एक्स्ट्रा वेलोसिटी कंपोनेंट आता है, फिर टकराता है तो फिर खो देता है, तो ये लगातार टकराता रहता है। तो ड्रिफ्ट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से मतलब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तो बहुत सारे कोलिजन होते हैं। जब बहुत सारे कोलिजन होते हैं तो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, एक मान लो 10:05 पे हुआ, एक 10:07 पे हुआ, तो जो 2 मिनट का डिफरेंस आया, ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, वो इतना नहीं होता, वो तो माइक्रो सेकेंड में होता है, ठीक है, मिली सेकेंड में रहता है। तो जो भी है टाइम, दिस इज टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन। मीन फ्री पाथ, this is distance moved between 2 consecutive collision, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive collision, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये मीन फ्री पाथ हो गया, दिस इज मीन फ्री पाथ, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाए तो तुम बता सकते हो। ये ख़त्म। अब देखो, अब मैं निकालने जा रहा हूँ ये फिनिश होने के बाद अब हमको ज़रूरत पड़ती, मैं बता दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब हाँ, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है, तो तेज़ी से लिखते हैं, दिस इज रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। देखो क्या, अब एक चीज़ याद करोगे, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर मान लो मैंने बैटरी को जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी को जोड़ दिया तो इसमें मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, तो मैं तो पॉजिटिव की बात करूँगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस भरे हुए, मतलब कन्वीनियंट के लिए मान लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मानने की जगह हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव वाले, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस डायरेक्शन का अंतर है तो वो हमको पता है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट जाता है तो इजी लगता है समझने में, ठीक है ना। तो देखो ये सब एक्सप्लेनेशन के तरीके हैं, ये भी इन्होंने जो बताएं वो भी एक्सप्लेनेशन का तरीका है, ये जो मैं भी बता रहा हूँ वो भी एक्सप्लेनेशन का तरीका है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो अब तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो मान लो ए डैश से बी डैश, तो माना n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालो, करंट निकालना है, तो अगर तुमने बैटरी लगा दी तो बैटरी लगाने पे क्या होगा कि ये चार्ज कैरी, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, अब तुम इसी को मानो, तो यहाँ से जो चार्ज है वो धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मान लो dt टाइम में dq चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये हुई कि यहाँ पे जो पीछे चार्ज था वो पूरा यहाँ आ गया, तो A से लेके B तक, मतलब A डैश से लेके B डैश तक के रीजन में जितना चार्ज हुआ, तुम ऐसे मानो ये जो चार्ज है ना, इस जगह जगह नहीं पूरा भरा हुआ है, ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ऐसे ही भरा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, तो ऐसे मानो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है कहने का मतलब इतने रीजन में भरा हुआ है। अब भरा हुआ है तो कितना आया, आई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी या फिर डी क्यू ओवर डी टी, इन डी टी टाइम डी क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन ए डैश, तो यहाँ से जितना फ्लो करके जाएगा इस क्रॉस सेक्शन से डी टी टाइम, तो वो जितना यहाँ पहुँचेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो मैंने मान लिया डी टी टाइम में ए डैश से कहाँ पहुँच जाता है, बी डैश तक,
तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो पीछे वाला भी तो आएगा। तो कहने का मतलब इस रीजन में जितना चार्ज आया, ठीक है, तो कहने का मतलब डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इन वॉल्यूम ए डैश टू बी डैश। बोलो ए डैश से बी डैश। तो डी क्यू कितना हो गया, डी क्यू हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। ठीक है, तो कितना हो गया ई इंटू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन कितना आया, एन कितने में, यूनिट वॉल्यूम में, तो इसका वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम आया ए इंटू वी डी इंटू टी। ये जो रीजन है ना, ये डिस्टेंस डी मान लो, और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो वी डी इंटू डी टी ये डिस्टेंस होगी। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, यूनिट वॉल्यूम, तो ये टोटल वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, यूनिट वॉल्यूम में एन है तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लिख दो, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, तो वॉल्यूम ये आ गया। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, लेंथ किसके बराबर, बी डी इंटू डी टी, बी डी इंटू डी टी ये हो गया, फिर एन से मल्टीप्लाई किया, तो करंट कितना आया, डी क्यू ओवर डी टी। तो वहाँ से रख दो डी क्यू, यहाँ से रख दो, दिस इज एन ई ए वी डी इंटू डी टी ओवर डी टी, कट गया। तो यहाँ से आ गया आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है, तो बस इतना समझना है कि उतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो जो डिफाइन किया है वो टर्मिनोलॉजी समझ लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एन है, तो टोटल इतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इतने में इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, लेंथ कितनी होगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स चले यहाँ पहुँचे डी टी टाइम में, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि एवरेज है और एवरेज का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो डी इज इक्वल टू वी डी इंटू डी टी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो डी क्यू चार्ज निकाल लिया और डी क्यू ओवर डी टी से करंट आ गया। ठीक है, तो करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आई इज इक्वल टू एन ई ए वी टी, मिटा देते हैं। देखो अब कुछ रिलेशंस निकालते हैं। ठीक है, अपने लिए कुछ रिलेशंस की ज़रूरत है। देखो रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। ये सब रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन रिलेशन की सबकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एकदम ऐसे ही निकालने चाहिए, आने चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, तो आई ओवर वी डी और आई ओवर ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ये कितना हो गया, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी इज इक्वल्स टू ई ई टाउ ओवर एम। तो एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो जे इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई टाउ ओवर एम। एक ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो ये कुछ रिलेशन आए हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो रिलेशन रखने के बाद ये निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं यहाँ से कुछ और टर्म, एंड दैट इज़ द रजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एक काम करते हैं, देखो